नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी वाजपेयी और आज हम आपके साथ में रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक टॉपिक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कुछ बात करेंगे। जनरली सामान्य तौर पे जब हम रिसर्च की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम क्वांटिटेटिव मेथड को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मनोविज्ञान के विषय में कुछ समय पहले से इस क्षेत्र में कुछ समय पहले से क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उस पर काफ़ी सारा काम होना शुरू हुआ है और बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं वो अवेयर हुए हैं इस बात से कि हमारे रिसर्च के फील्ड में न सिर्फ क्वांटिटेटिव इवन क्वालिटेटिव जो तरीका है उससे भी हम रिसर्च कर सकते हैं और बहुत सारे जो परिणाम हैं बेहतर उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि रिसर्च है क्या। रिसर्च एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है किसी भी सब्जेक्ट का। मैं चूंकि मनोविज्ञान क्षेत्र से हूँ इसलिए मैं मनोविज्ञान की बात कर रही हूँ, लेकिन किसी भी विषय में जब आप रिसर्च करते हैं तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और यहाँ पे जो भी रिसर्चेस पहले से हुई हैं, तमाम तरीके की समस्याएं जो हमें दिखती हैं, उनके बेसिस पर हम नई रिसर्चेस जो हैं उनको करते हैं। एंड सिंपल तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से अगर हम देखें तो जो ये रिसर्च शब्द है, ये जो है ये फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रेंच का शब्द है और ये रेक्रोकी फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जिसका अगर हम इंग्लिश में अनुवाद करें तो हम पाएंगे कि इसको हम कहते हैं कि ये सर्वे करना या ट्रैवल थ्रू, यानी कि किसी भी चीज को लेकर उसमें यात्रा करना, किसी एक डेस्टिनेशन तक, गंतव्य तक पहुंचना या सर्वे करना। तो बहुत ही साधारण तरीके से इस तरीके से हम रिसर्च को समझ सकते हैं कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी हमारे पास पहले से रिसर्चेस की गई हैं, उनको देखते हुए हम उसमें और क्या नयापन ला सकते हैं, कुछ और नई चीजें जोड़ सकते हैं, इसके लिए हम रिसर्च करते हैं। अगर हम रिसर्च की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले जो चीज है वो ये है कि ये काफी सिस्टमैटिक होता है। ठीक है, काफी सिस्टमैटिक होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो निश्चित समस्याएं कुछ होती हैं उनके उत्तर ढूंढने के लिए इनका प्रयत्न, इन रिसर्चेस के थ्रू हम उन सर्टेन जो प्रॉब्लम्स हैं उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड इसके साथ ही साथ मैं एक चीज यहाँ और आपके लिए जोड़ना चाहूंगी कि रिसर्च की मदद से हम तमाम सारे जो सिद्धांत हैं, किसी भी किसी भी विषय की बात हम कर रहे हैं, तो उसके जो तमाम सारे सिद्धांत हैं, तमाम सारी थ्योरीज हैं, तमाम सारे जो प्रिंसिपल्स हैं जो कि पहले से ही डेवलप किए हुए हैं, उनका सामान्यीकरण भी किया जा सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। ओके, ये हुई रिसर्च की बात कि क्या है रिसर्च। अब जब हम रिसर्च को वर्गीकृत करने की बात करते हैं कि किस तरीके से इसको वर्गीकृत किया जा सकता है, तो हम देखते हैं कि हम दो वर्गों में इसको आसानी से बांट सकते हैं। एक है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो कि पहले से ही आप और हम सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको जानते हैं, और किसी भी विषय का जब हम शोध कार्य करते हैं तो वहां पर क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है उसको हम उसका उपयोग करते हैं। और एक और भी रिसर्च है जो है क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, गुणात्मक शोध है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो रिसर्च है। अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम कैसे समझ सकते हैं। तो जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, बहुत साधारण तरीके से इसको समझ सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो नंबर्स के साथ डील करती है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि नाम से ही क्या है, देखिए, संख्यात्मक शोध है, मात्रात्मक शोध है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, तो इसको हम नंबर्स के साथ डील करते हैं। और मुख्य रूप से किसी भी रिसर्च में, किसी भी शोध में हम और आप ये जानते हैं कि हम रीजनिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है हमारी, इसमें मुख्य रूप से हम डाइवर्जेंट रीजनिंग जो है उसका प्रयोग करते हैं।
अब डाइवर्जेंट रीजनिंग को हम कैसे समझेंगे? डाइवर्जेंट रीजनिंग का मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर इस तरीके की जो शोध की समस्या है उसके सॉल्यूशन को ढूंढना, जो कि पहले से ही जो टूल्स हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स अवेलेबल हैं उनकी मदद से उस समस्या के जो सॉल्यूशन है उसको ढूंढने की का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम क्रिएटिव आइडियाज, जो तमाम सारे सृजनात्मक विचार हमारे शोध में होते हैं, उनका प्रयोग यहाँ पर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए नहीं किया जाता है। तो ये है हमारी डाइवर्जेंट रीजनिंग। बहुत सारे किसी भी विषय में आप बात करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारे स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं और उनकी मदद से हम ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है हमारी, इसकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुख्य रूप से ये जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें क्वांटिफाइंग रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ पाया जाता है। तो ये है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं की, कि हमने ये समझा कि क्या है क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो अब हम बात करते हैं कुछ मुख्य विशेषताओं की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग हम इसमें यूज करते हैं, और जो भी वेरिएबल्स, जो भी चर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपने शोध कार्य में, उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्योंकि रिसर्च का क्षेत्र है, रिसर्च के फील्ड की बात कर रहे हैं, तो आप सभी इस बात से, तथ्य से अवगत होंगे कि हम जब क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो वहां पर हम जो वेरिएबल्स हमारे पास पाए जाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इनका मैनिपुलेशन और इनके कंट्रोल को का काम करते हैं। तो ये चीजें हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज कि जो भी स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स हमारे पास होते हैं उनको हम डेटा कलेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। आज के समय में बहुत सारे जो शोधार्थी हैं, बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं, वो नए टूल्स डेवलप करने के लिए भी काफी अपना जो रुचि है वो दिखाते हैं, और बहुत सारे शोध कार्य ऐसे भी आज के समय में हो रहे हैं मॉडर्न टाइम में, जहाँ पे हम नए जो टूल्स हैं उनको डेवलप भी करते हैं और उनको, उनका स्टैंडर्डाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करते हैं, और उन टूल्स को हम डेटा कलेक्शन के लिए यूज करते हैं। और बहुत सारे जो ऐसे रिसर्चर्स हैं जिनके पास जो टाइम कंस्ट्रेंट होता है, टाइम बाउंड होते हैं, इतना समय नहीं है टूल को नया डेवलप करने के लिए, तो वहां पर हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूल्स हैं हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड, उनका इस्तेमाल करते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। और इसके साथ ही साथ जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो ये रिलायबल और वैलिड होती है। रिलायबिलिटी, कि रिलायबिलिटी का मतलब कि जिस भी प्रॉब्लम को लेकर वो टूल को इस्तेमाल किया जा रहा है, डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, बार बार एक ही सैंपल पर अगर वो डेटा हम टूल हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो एक ही तरीके का रिजल्ट हमें मिलेगा, ये रिलायबिलिटी है। और वैलिडिटी का क्या मतलब हुआ कि वैलिडिटी में हम ये देखते हैं कि जिस पर्टिकुलर चीज को मेजर करने के लिए हम ये डेटा यूज कर रहे हैं, हम ये टूल यूज कर रहे हैं, वो टूल में ऐसे ही आइटम्स होने चाहिए जो उसी पर्टिकुलर जो वेरिएबल है उसको मेजर कर रहा हो। जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे मानिए हम इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे हैं, तो जो भी हम टूल यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड हो, जिससे कि हम इंटेलिजेंस का ही मेजरमेंट उससे हो रहा हो। ऐसे कोई आइटम्स उसमें ना हो जो कि पर्सनालिटी को भी मेजर कर रहे हों, या इंटेलिजेंस के कुछ और जो एस्पेक्ट्स हैं उनको मेजर कर रहे हों, ऐसा नहीं हो। तो इस चीज का हम ध्यान रखें कि जो भी क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो हमारी रिलायबल और वैलिड होती है। अब हम ये देखें कि कौन कौन से मेथड्स हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पुराना जो तरीका है क्वांटिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट करने का, वो हमारे पास है प्रयोगात्मक विधि, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो सबसे पुराना तरीका माना जाता है, प्रयोगात्मक विधि, जहाँ पे लैब सेटिंग्स में या रिसर्च सेटिंग्स में हम तमाम तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कंडक्ट करते हैं। और इसके अलावा फील्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज भी पाई जाती हैं। तो ये हुआ हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में
किस तरीके से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और उस डेटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डिफरेंट जो मेथड्स हैं हमारे पास उनको इस्तेमाल करते हुए एक निश्चित जो हमारा सॉल्यूशन है उस पे हम पहुंच सकते हैं। और भी तमाम सारी चीज़ें आती हैं जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सैंपल कैसे चूज़ करना है, क्या सैंपल साइज़ रखना है ना? और सैंपल का जो कैटेगराइज़ेशन है वो किस तरीके से करेंगे, किस एज ग्रुप के लोगों को लेंगे, क्या एजुकेशन के लोगों को लेंगे, ये तमाम सारी चीज़ें हम जब सैम्पलिंग का जो चैप्टर है या जो सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी डिटेलिंग्स हमको मिलती हैं। उसी तरीके से जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं कि जो भी हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसमें कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये सारी चीज़ें भी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में ध्यान रखते हैं। और जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हम इसमें प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को यूज़ करते हैं, जहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ एक्सट्रनिस या एक्सटर्नल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जो हमारी रिसर्च को अफेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे एक्सटर्नल वेरिएबल में आप समझ सकते हैं जैसे नॉइस है या कोई और चीज़ का इफेक्ट जो हमारे वेरिएबल्स पर पड़ रहा है उसको हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई और वेरिएबल है जिसको कि हम एक्सटर्नल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो हम अपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इस तरीके से एक लिमिटेड डेटा को लेते हुए उस पर अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं और जो भी एक सर्टेन पर्टिकुलर प्रॉब्लम है हमारे रिसर्च की उसके सॉल्यूशन की बात हम वहाँ कर सकते हैं। कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। इसमें जो मैनिपुलेशन हम करते हैं वेरिएबल्स का, जो वेरिएबल को कंट्रोल करने का काम करते हैं, कई बार इसकी वजह से जो हमारे रिजल्ट हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं, एक ये चीज़ भी है। दूसरी चीज़ ये है कि चूंकि लैब सेटिंग्स में कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स, इस वजह से ये टाइम बाउंड होता है। सो टाइम इज़ अ मेजर कंस्ट्रेंट इस तरीके के रिसर्चेस के लिए। लिमिटेड सैंपल साइज आपको लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो वास्ट सैंपल लेकर, हम बहुत बड़ा सैंपल लेकर इस पे हम रिसर्च नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पाते हैं। इसके अलावा जब हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस की बात करते हैं वहाँ पे जैसे सर्वे मेथड है। सर्वे मेथड में एक जो कंस्ट्रेंट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कि हम बड़े सैंपल साइज को नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर वो कंस्ट्रेंट हमारा नहीं होता है। सर्वे रिसर्च में हम बड़े सैंपल्स को लेके उन पे सर्वेस कर सकते हैं कंडक्ट। बहुत सारे जो एटीट्यूड टेस्टिंग होती है किसी एक पर्टिकुलर इमेज को या किसी एक पर्टिकुलर सोशल आइकॉन को लेकर, उनके एटीट्यूड को अगर मेजर करना है कि लोग क्या उनके बारे में सोचते हैं, या आज के समय में हम सर्वेस को ऐसे यूज करते हैं जैसे कोई नया प्रोडक्ट अगर हम लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए हम सर्वे कर सकते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग डोर टू डोर नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए लेके आते हैं, तो वो सारी चीजें क्या है, सर्वे मेथड में हमारी आती है। इसके साथ ही साथ फील्ड एक्सपेरिमेंट्स भी हम कर सकते हैं। जो सर्वे मेथड है हमारा और जो फील्ड एक्सपेरिमेंट है वो काफी हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता है और दोनों में ही हम एक बड़े सैंपल साइज को लेके उस पे अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसके अलावा जो दूसरा टाइप है रिसर्च का जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च एक तरीके की साइंटिफिक रिसर्च होती है जो कि एक ब्रिज का काम करती है। जो भी गैप है, जो हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, एविडेंसेस हमारे पास नहीं होते हैं, तो फाइंडिंग्स को बताने में जो एक गैप है हमारी इंफॉर्मेशन के बीच में, उनको फिल करने के लिए एक ब्रिज की तरह ये काम करती है। और जो भी हमारे रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको आंसर करने के लिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च ही कर सकते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च को भी यूज कर सकते हैं। अब जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि काफी वाइडली हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे?
तमाम सारे जो बिहेवियर से रिलेटेड, जो तब के लोगों के व्यवहार से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस तरीके की क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। लोगों की ओपिनियन को जानने के लिए आप देखिए तमाम सारे इलेक्शन के टाइम पे एग्जिट पोल्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं? क्वालिटेटिव रिसर्चेज़ वहाँ पे हम कंडक्ट करते हैं। तो वैल्यूज़ से रिलेटेड तमाम सारी जो रिसर्चेज़ हैं और भी तमाम सारी जो किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, कल्चर या पॉपुलेशन की तमाम सारे जो सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको उनकी रिसर्च में भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च का भी काफ़ी वाइड स्कोप है हमारे लिए। अब हम इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो इसमें डेटा कलेक्शन है और जो डेटा एनालिसिस है, वो हम साथ-साथ कर सकते हैं। हाँ जी, इसमें जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम डेटा पहले कलेक्ट करते हैं और उसके बाद ही हम डेटा को एक साथ न्यूमेरिक डेटा हमारे पास होता है नंबर्स में, तो उसको हम एक बार पूरा डेटा कलेक्ट करने के बाद ही उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में हम देखते हैं कि हमें ये एक बेनिफिट मिलता है कि हम डेटा का कलेक्शन और उसकी एनालिसिस साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। दूसरी चीज कि इसमें जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है, ये कॉन्टेक्स्ट बाउंड रिसर्च होती है। सो तमाम तरीके की जो थ्योरीज हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, उनको बेस करके भी हम अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। और जो डेटा है हमारे पास वो थ्योरी को फॉर्म करने का काम भी करता है ना। तो जो भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसमें हम एक नई थ्योरी को भी फॉर्म कर सकते हैं, जो क्वालिटेटिव रिसर्च का डेटा हमारे पास मिलता है उससे। अब हमने अभी क्वांटिटेटिव रिसर्च की भी बात की और क्वालिटेटिव रिसर्च की भी बात की, तो अब हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन दोनों के अंतर को समझें कि दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है। हालाँकि जितनी बातें अभी हमने की हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में अलग-अलग, उनसे जो एक मोटे तौर पे जो डिफरेंस है दोनों का, वो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन हम अब सिस्टमैटिक तरीके से उसके डिफरेंस को एक बार देख लेते हैं। तो जब हम मीनिंग की बात करते हैं, मीनिंग के बेस पर हम डिफरेंस देखते हैं दोनों का, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च का, तो हम ये पाते हैं कि जो क्वांटिटेटिव मेथड है हमारा, वो बेसिकली एक ऐसा रिसर्च मेथड है जो कि न्यूमेरिकल डाटा और फैक्ट्स जो है उनसे हम उनको हम यूज करते हैं मेथड में और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करते हैं। तो जो भी न्यूमेरिकल डाटा है हमारे पास उसको हम एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं। ये इस तरीके का रिसर्च मेथड होता है। दूसरी तरफ जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्रिहेंड जो फंक्शनिंग है ह्यूमन बींग्स की वो आती है कि किस तरीके से वो क्या सोचते हैं, उनके वो क्या महसूस करते हैं। आप जैसे सपोज कि किसी की ओपिनियन आप जानने का काम करते हैं अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं। यहाँ पर हमारा जो डेटा होता है वो इस तरीके से क्वालिटेटिव फॉर्म में हमारे सामने होता है। तो जो मीनिंग के बेसिस पर मेजर डिफरेंस है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का वो ये है कि क्वांटिटेटिव में हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होता है, जबकि क्वांटिट जो क्वालिटेटिव है वहां पर हमारे पास जो है वो ह्यूमन बीइंग्स की जो फीलिंग्स हैं, जो उनकी थिंकिंग है, उसके बेस पर डेटा हमारे पास होता है, क्वालिटेटिव डेटा हमारे पास होता है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव के बेस पर हम कैसे इन दोनों के अंतर को समझ सकते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की, तो हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि हम अपने डाटा को क्वांटिफाई करें। जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है उसको हम क्वांटिफाई करें और हम जो भी रिजल्ट है उसको पॉपुलेशन जो हमने सैंपल साइज लिया हुआ है उस पर जनरलाइज कर सके। जैसे आप देखिए एक पर्टिकुलर सैंपल साइज हम देते हैं, जैसे मानिए हमने 100 लोगों पे कोई रिसर्च कंडक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब वो 100 लोग जो है वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के होंगे या एक पर्टिकुलर कुछ एक स्पेसिफिक एजुकेशन के होंगे, अर्बन है, रूरल है, ये तमाम सारी चीजें हम सैम्पलिंग में ध्यान रखते हैं। तो हमारा जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी डेटा हमने न्यूमेरिक्स में कलेक्ट किया है उसको हम जो रिजल्ट है उसको जनरल पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर सके। 100 लोगों का जो रिजल्ट हमें मिला है उसको हम 1000 लोगों पे जर्नलाइज कर सकें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरी तरफ जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि चूंकि कोई न्यूमेरिकल्स यहाँ पर नहीं होते हैं, इस वजह से हम क्वालिटेटिव रिसर्च में ये ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं कि लोगों की सोच के आधार पर एक निष्कर्ष निकाल सके। किसी एक पर्टिकुलर विषय को लेके, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके लोगों की क्या राय है, लोगों की क्या सोच है, उसके आधार पर हम एक निष्कर्ष निकाल सके। ये हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है। अब नेचर के बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग यूज करते हैं, यानी कि कन्वर्जेंट रीजनिंग यूज करते हैं। ठीक है, जबकि जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम इंडक्टिव रीजनिंग यूज करते हैं। अब ये क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग को कैसे समझ सकते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग को कैसे समझ सकते हैं? तो पहले आप देखिए डिडक्टिव रीजनिंग क्या है। जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो वहां पे हम सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो जर्नलाइजेशन है वो हम करते हैं। तो सैंपल का जर्नलाइजेशन हम कर रहे हैं, यानी कि हम प्रॉब्लम से जर्नलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो इंडक्टिव रीजनिंग को हम कैसे यूज करते हैं? यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे जो जर्नलाइज्ड व्यूज हैं हमारे सामने वो होते हैं और हम यहाँ जर्नलाइज टू स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते हैं ना। तमाम सारे लोगों के जो व्यूज हैं जर्नलाइज्ड वे में वो हमारे सामने होते हैं, उनकी ओपिनियन हमारे सामने होती है और उन जर्नलाइज्ड व्यूज के बेसिस पर हम एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालने का काम करते हैं। तो अंतर स्पष्ट हुआ आपको डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग का। डिडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम से जर्नलाइज्ड सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इंडक्टिव रीजनिंग में हम जर्नलाइज्ड जो व्यूज हैं हमारे पास उनसे स्पेसिफिक सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन है या कंक्लूजन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हुआ नेचर के बेसिस पर हम किस तरीके से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेटा कलेक्शन किस तरीके से होता है। तो बहुत साधारण तरीके से इसको देखिए हम समझ सकते हैं कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है हमारी, यहाँ पर हम लार्ज सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि जो फील्ड स्टडी है हमारी या जो सर्वे है वहां पर हम लार्ज सैंपल लेकर अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और जो कलेक्शन ऑफ डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। जो भी टूल हम यूज करते हैं वो स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स को ही हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। अब दूसरी तरफ हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च भी है। यहाँ पर जो रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं वहां पर जो सैंपल साइज है वो कभी कभी सिंगल यूनिट होता है, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर स्टडी कंडक्ट की जाती है, तो ग्रुप वाइज भी हम लोगों का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक ये चीज है। दूसरी चीज कि जो भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब हुआ जैसे हमने उनसे ये पूछा कि ये जो अभी मान लीजिए कि नया कोई जैसे जीएसटी रेट अभी देखिए बड़े हाल में ही हमने देखा कि जीएसटी रेट्स जो हैं वो बढ़ाए गए। ठीक है, तो अब हमने लोगों से उस पे उनकी राय पूछनी शुरू करी अगर क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज करते हुए कि ये जो जीएसटी बढ़ा है इस पर आपकी क्या राय है। तो क्या हुआ, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हुआ। अब वो अपनी राय खुलकर ओपनली अपनी राय इस पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चंस जो इंटरव्यू फॉर्म में हम क्वालिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं या ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में कंडक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जिस जो भी तरीका है हमारा डेटा कलेक्ट करने का वो न्यूमेरिक तो होता नहीं है, तो वहाँ पे क्या है
अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हम क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए यूज नहीं करते हैं। तो ये एक अंतर आपके सामने स्पष्ट हुआ कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में जहां पे हम एक स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स को यूज करते हैं, वहीं दूसरी तरफ क्वालिटेटिव रिसर्च में हम मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है, जिससे सामने वाले को खुलकर अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलता है, और ये काफी पॉजिटिव एलिमेंट है, काफी पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च का। दूसरी तरफ एनालिसिस किस तरीके से करते हैं डेटा की, ये एक काफी महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए, क्योंकि देखिए क्वांटिटेटिव डेटा जो है हमारे पास, वहां पे तो हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है, तो हम उस डेटा को मीन, मीडियन, मोड, एनोवा, रिग्रेशन, तमाम तरीके की जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं हमारे पास, काई स्क्वायर एंड रिलेशनशिप के लिए हम तमाम तरीके के जो कोरिलेशन मेथड्स यूज करते हैं, उनको हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च है हमारी, जहां पर न्यूमेरिक फॉर्म में हमारे पास डेटा नहीं है, वहां पे तो हम कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज नहीं कर पाएंगे, एंड एक्चुअली वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स रिक्वायर्ड भी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे डेटा यूज करेंगे? यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक तरीके से डेटा को एनालाइज करते हैं, जिसको हम कहते हैं कंटेंट एनालिसिस। जो कंटेंट है हमारा, उसका जो थीम है, उस पे बेस करके हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं, और उसके बेस पर फिर हम एक स्पेसिफिक कंक्लूजन वहां पर देने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च को डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम किस तरीके से उनका अंतर, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब क्वालिटेटिव रिसर्च में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च में, जैसा आपको बताया कि हम रिसर्च तो कंडक्ट कर सकते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च के बेसिस पर हम तमाम तरीके से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हमें नहीं मिलते हैं। यहाँ पर भी कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं हमारे पास, जिनको हम क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे एक का नाम मैंने अभी लिया, कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, उसी तरीके से केस स्टडी, और केस स्टडी काफी प्रचलित मेथड है क्वालिटेटिव एनालिसिस का। हम केस स्टडी के थ्रू क्वालिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट करने का काम कर सकते हैं। एथनोग्राफी, एथनोग्राफी एक दूसरा मेथड है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के थ्रू, उनके बेसिस पर हम क्वालिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट करने का काम करते हैं। तो केस स्टडीज के थ्रू, एथनोग्राफी के थ्रू, ग्राउंडेड थ्योरी के थ्रू, ग्राउंडेड थ्योरी कुछ पर्टिकुलर थ्योरीज हैं जिनके बेस पर हम क्वालिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा फोकस ग्रुप, क्या फोकस ग्रुप है हमारा, ये भी एक तरीका है जिससे हम क्वालिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। और ये फोकस ग्रुप मेनली हम ऐसे देख सकते हैं कि जो भी हम प्रॉब्लम हमने चूज की है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम किस ग्रुप पर फोकस कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हम किन पार्टिकुलर लोगों से बातचीत कर सकते हैं, तो वो हमारा फोकस ग्रुप होता है, और उसके थ्रू हम क्वालिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। कंटेंट एनालिसिस, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कंटेंट एनालिसिस में जो भी हम इंटरव्यूज के थ्रू या ऑब्जर्वेशंस के थ्रू तमाम तरीके के जो ऑब्जर्वेशन या उनके आंसर्स जो हमें मिलते हैं, वो कंटेंट फॉर्म में हमारे पास होते हैं, और वो कंटेंट की थीम एनालिसिस करके, थीम के बेस पर हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसकी एनालिसिस की जा सकती है। और तमाम सारे लोगों के इस तरीके के कंटेंट जो है उनको लेकर और थीम को स्टडी करके हम एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। एक जो और तरीका है, एक और मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट करने का, वो है हमारे पास डिस्कोर्स एनालिसिस।
डिस्कोर्स एनालिसिस के थ्रू भी हम जो है वो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसको कंडक्ट करने का काम कर सकते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर मेथड्स मैंने आपके सामने रखे जो जिनके थ्रू हम क्वालिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखने की है यहाँ पे, जब हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो एक चीज और यहाँ पे हमें ध्यान रखने की है, और वो ये है कि जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है हमारी, वो काफी हद तक बहुत सारी जो थ्योरीज हैं, ऑलरेडी डेवलप्ड थ्योरीज हैं, उनको बेस करके भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। तो एक ये भी चीज हमें ध्यान रखने की है कि थ्योरेटिकल ग्राउंड जो है वो काफी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए जब हम इसकी बात करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं। तो तमाम तरीके की जो थ्योरीज हैं उन्होंने किस तरीके से एक कंक्लूजन दिया है, और किस तरीके की वो थ्योरी, जैसे मान लीजिए इंटेलिजेंस की कोई थ्योरी है या पर्सनालिटी की, सपोज रॉजर्स थ्योरी है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लेके चलती है, तो हम रॉजर्स की जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थ्योरी है उसको बेस करते हुए भी पर्सनालिटी असेसमेंट की जो तमाम तरीके की जो टूल्स हैं उन पे हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। तो थ्योरी बेस्ड भी ये होते हैं, ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च की। जैसे हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप्स की बात की, उसी तरीके से हमारे पास अब आते हैं हमारे सामने क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे ऑब्जर्वेशन एक तरीका है, ऑब्जर्वेशन एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, तो ये एक टाइप है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च का। जैसे दूसरा तरीका है, इंटरव्यू कर सकते हैं आप, अगर क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है तो इंटरव्यू में आप एक पर्टिकुलर पर्सन का इंटरव्यू कर सकते हैं या ग्रुप में लोगों का इंटरव्यू कर सकते हैं। आप देखते होंगे टीवी पे, देखिए जब इस तरीके के पॉलिटिकल इश्यूज पे डिस्कशंस होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं वहां पर, तो एक से ज्यादा लोगों को भी एक साथ ग्रुप में बिठा के उनके इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा सकते हैं। आजकल ई इंटरव्यू भी ट्रेंड में है ना, हम टेलीफोनिक इंटरव्यू कर सकते हैं या हम ऑनलाइन इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं। सो तमाम तरीके के इंटरव्यूज भी हैं। तो हम एक एक करके इनको भी देखते हैं एक बार, कि ये जो टाइप्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के हमारे, उनको हम कैसे समझ सकते हैं। तो पहला हमारा जो सबसे पॉपुलर तरीका है क्वालिटेटिव रिसर्च का, वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही पुराना तरीका है क्वालिटेटिव रिसर्च का। आप देखिए, एक छोटा बच्चा भी जो होता है वो अपने एडल्ट्स के या जो बड़े लोग घर में हैं, लर्ली पीपल के बिहेवियर को कितना कीनली ऑब्जर्व करता है और तमाम सारी लर्निंग करता है। तो हम ये समझते हैं, हम ये देख सकते हैं कि लर्निंग के लिए ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। और हम जो क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करने की बात कर रहे हैं, सो हम तमाम तरीके की जो क्वालिटेटिव रिसर्चेज हैं उनमें ऑब्जर्वेशन को के बेसिस पर भी वो कर सकते हैं। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक छोटे बच्चे की बात मैं कर रही हूँ, हम सभी लोग, हमसे कहा जाता है ना ऑब्जर्वेंट होने की जरूरत है। आप जिस सराउंडिंग में है वहां आसपास क्या हो रहा है वहां हमें पता होना चाहिए। तो हम लोगों को, इवेंट्स को, जो तमाम तरीके के फिनोमेनाज हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनको इंटरप्रेट करने के लिए उनको पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर हम उनके बारे में अपना जो इंटरप्रिटेशन है वो दे सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए ऑब्जर्वेशन जो है उसको हम काफी एक पुराना जो तरीका है क्वालिटेटिव मेथड का, उसके फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अब हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, अगर हमें समझना है कि ऑब्जर्वेशन है क्या, तो हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है डेटा कलेक्शन का जहां पर हम यूनिट्स, इवेंट्स, फिनोमेना जो इंडिविजुअल्स के हैं उनको फर्स्ट हैंड विटनेस करते हैं, उनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा तरीका है ऑब्जर्वेशन डेटा कलेक्ट करने का, कि हम जो यूनिट्स हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो थ्योरेटिकल फिनोमेनाज हैं, जो इंडिविजुअल्स बिहेवियर हैं, उनको ऑब्जर्व करके तमाम तरीके का जो डेटा है उसको कलेक्ट कर सकते हैं।
जब एक पर्टिकुलर रिसर्चर की बात करते हैं या एक ऑब्जर्वर की बात करते हैं, तो वो क्या क्या कर सकते हैं, जैसे वर्क प्लेस पर एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हमें कुछ रिसर्च करना है वर्क प्लेस पर एम्प्लॉयज़ को लेके, जैसे उनके जॉब सेटिस्फैक्शन को लेके अगर हमें कोई रिसर्च करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं वर्क प्लेस पर उनके बिहेवियर को, उनके गोल्स किस तरीके के हैं, क्या है, उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम अगर बच्चों पर कोई चिल्ड्रन पे अगर हमें कोई रिसर्च कंडक्ट करनी है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेनली, तो हम उनका जो इंटरेक्शन है, जब वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उस समय उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरीके से तमाम सारे शोध जो हैं वो हम सर्टेन कम्युनिटी के भी कंडक्ट कर सकते हैं। कैसे? उस पार्टिकुलर कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके। तो इस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन मेथड को एक क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन में हम और क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रेटिंग स्केल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, चेकलिस्ट एक मेथड है उसको यूज कर सकते हैं ऑब्जर्व करने के लिए। कभी कभी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना होता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे बिहेवियर के तमाम सारे ट्रेट्स हमने एक शीट पर लिख लिए, ठीक है, जो भी तमाम तरीके के बिहेवियरल ट्रेट्स हैं वो हमने एक चेकलिस्ट बना ली, वो हमने सपोज हमने, आप मानिए कि 20 ट्रेट्स हमने एक पेज पर लिख लिए। अब हम अपने आप से भी देख सकते हैं कि वो जो 20 बिहेवियरल ट्रेट्स हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं जो हम में पाए जा रहे हैं, हमारे बिहेवियर में हैं, उनको हम टिक मार्क करते चले जाते हैं। तो क्या हो गया, ये एक चेकलिस्ट मेथड है जिसके थ्रू हम अपना खुद का बिहेवियर भी जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से चेकलिस्ट मेथड्स के थ्रू, रिकॉर्डिंग्स के थ्रू, हम जो है वो रेटिंग स्किल्स के थ्रू हम जो है वो दूसरे लोगों का जो बिहेवियर है वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, अपने को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि कितने तरीके के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। तो जो एक ब्रॉडली जो हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन का, वो है, देखिए, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जहां पे जैसे चेकलिस्ट मेथड हमने यूज किया, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है। हमने पहले से ही 20 ट्रेट्स लिख लिए हैं, अब उन 20 ट्रेट्स में से ही हमें ये ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से ट्रेट्स पर्टिकुलर पर्सन में अवेलेबल हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी में आता है। कुछ अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन भी होते हैं, जैसे जैसे आप बच्चों को दूसरों से इंटरेक्ट करते समय या कोई टास्क आपने उनको दिया है, उस समय उनके बिहेवियर को, उनके तरीके को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है। लोगों से मिलते जुलते समय वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें हमें नहीं मिलती हैं, तो ये हमारा अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, ठीक है। एक और तरीके से भी हम ऑब्जर्वेशन को बांट सकते हैं दो भाग में। कैसे? एक है हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और एक है हमारा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है हमारा, वहां पे हम देखते हैं कि लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं ऑब्जर्वेशन में, लोगों को पता होता है कि उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हुआ। दूसरा हुआ हमारा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहां पर लोगों का जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व नहीं किया, मतलब लोगों के बिहेवियर को हम ऑब्जर्व तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन मेथड को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये हुई इतनी हमारी ऑब्जर्वेशन की बात, ये इतनी बात आपसे की हमने। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है क्वालिटेटिव रिसर्च का, जिसकी मैंने बात आपसे की थी, और वो है इंटरव्यू।
तो अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं, उनके टाइप्स की बात कर रहे हैं और हम अगर इंटरव्यू की बात नहीं करेंगे तो ये न्याय नहीं होगा, ठीक है? तो अब हम इंटरव्यू की बात करेंगे कि इंटरव्यू भी ऑब्जर्वेशन के ही तरह से एक काफ़ी पुराना तरीका है, जहाँ पे हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीकों से लोगों के जो व्यूज़ हैं, उनको जानने का काम करते हैं। और ये बहुत कॉमनली यूज्ड मेथड है डेटा कलेक्शन का। जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो ये काफ़ी कॉमनली यूज्ड मेथड है डेटा कलेक्शन का, जिसमें हम डायरेक्ट इंटरव्यूज या इनडायरेक्ट इंटरव्यूज के थ्रू लोगों का डेटा, लोगों की जो ओपिनियन है, उनके व्यूज हैं, उनकी थिंकिंग है, वो जानने का काम करते हैं और क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें वन वे डेटा भी कलेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि लोगों से हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। हमने सपोज कोई इंटरव्यू एक पर्सन के साथ में रखा और जो भी क्वेश्चन हम उनसे पूछ रहे हैं वहां पे हम उनसे आंसर हमें मिलते चले जाते हैं। तो ये वन वे मेथड है हमारा डेटा कलेक्ट करने का। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, उनके थ्रू भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं और वहां पे भी हम इंटरव्यू मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे आप रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट को देखिए। रोशार्क इंक ब्लॉट सीरीज जो है उसमें हम इंटरव्यू के थ्रू भी, वो एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है हमारी पर्सनालिटी को असेस करने की, और यहाँ पर हम इंटरव्यू के थ्रू भी सामने वाले की जो पर्सनालिटी है उसके बारे में जानने के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं। वो हम उनको जो इंक ब्लॉट्स हैं वो दिखाते हैं और उस पे उनके व्यूज जानने का काम करते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके का इंटरव्यू है जिसमें हम उनकी पर्सनालिटी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो डेटा फॉर्म में कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इंटरव्यू जो है ये काफी पॉपुलर तरीका है क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करने के लिए। अब जब हम इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि ये एक मेथड है तो किस तरीके से हम इसको ऑपरेशनली डिफाइन कर सकते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि कर्लिंगर ने किस तरीके से इसको डिफाइन किया है। क्योंकि जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो कर्लिंगर जो है वो उनका नाम ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत ही रिनाउंड नेम है रिसर्च मेथोडोलॉजी के फील्ड में इनका। तो इन्होंने इंटरव्यू को बताया कि ये क्या है, एक फेस टू फेस इंटरपर्सनल इंटरैक्शन है, जहां पर इंटरव्यूअर जो है वो जो इंटरव्यूई है उनसे क्वेश्चन पूछने का काम करता है और जो उनके रिस्पॉन्सेज हैं उनके थ्रू हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को आंसर करने का काम करते हैं। तो एक फेस टू फेस इंटरपर्सनल रोल सिचुएशन है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की या एक से ज्यादा लोगों की, जहां पर इंटरव्यूअर है, इंटरव्यूई है, और जो इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यूई से क्वेश्चन पूछने का काम करता है और जो रिस्पॉन्सेज इंटरव्यूई के मिल रहे हैं उनके बेसिस पे हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के जो आंसर्स हैं उनको ढूंढने का काम करते हैं। तो ये है इंटरव्यू। इस तरीके से हम इंटरव्यू को समझ सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ इंटरव्यू की बात जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में भी हम जो क्वेश्चंस जिस तरीके के पूछते हैं उसके बेस पे हम ये देख सकते हैं कि इंटरव्यू का टाइप क्या है। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हो सकते हैं जहां पर हम प्लान्ड क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे और उसी यस नो के फॉर्म में पूछ सकते हैं, है ना। तो यस हाँ या ना के फॉर्म में जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमने क्या किया, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है वो, सामने वाले को हमने उसी पेरिफ्री में बाउंड कर दिया है, अब वो उससे बियॉन्ड जाके आंसर आपको नहीं दे सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज कहे जा सकते हैं। कुछ दूसरे तरीके के इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं जहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हम कहते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का क्या मतलब हुआ, हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। हम ये पूछते हैं कि ये एक घटना हुई, आपने देखा, आपका उस घटना के बारे में क्या विचार है। अब हमने क्या किया, हमने सामने वाला जो इंटरव्यूई है उसको बिल्कुल फ्री कर दिया अपने व्यूज को रखने के लिए। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की कैटेगरी में आते हैं। कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए जाते हैं जहां पे कुछ तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं।
तो टाइप ऑफ इंटरव्यू इस चीज पर डिपेंड करता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस हम उनसे पूछ रहे हैं। तो ये इंटरव्यू एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्वालिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। एक और तरीका जिसके बारे में बात करनी जरूरी है वो है केस स्टडी। केस स्टडी भी आप देखिए मॉडर्न टाइम्स में जो मॉडर्न रिसर्चेज हो रही हैं वहां पर, क्योंकि इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन देखिए क्लासिक मेथड्स हैं। आज से नहीं, काफी टाइम से हम इंटरव्यूज और रिसर्च में इंटरव्यूज और ऑब्जर्वेशन को यूज करते चले आ रहे हैं। लेकिन जो केस स्टडी है वो क्या है, मॉडर्न रिसर्च का मेथड है। तो केस स्टडी में बेसिकली क्या होता है कि हम एक जो पर्टिकुलर अप्रोच है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है उसके लिए हम केस स्टडी को एक अप्रोच के फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। और बेसिकली जो केस स्टडी है वो हमें किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट या किसी एक इंडिविजुअल के बारे में जो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने में हेल्प करती है। और केस स्टडी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए यही यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी केस स्टडीज को कंडक्ट कर सकते हैं। और एक बात ये है कि तमाम जो मेथड्स हैं डेटा कलेक्शन के केस स्टडी में भी, जैसे इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, इसको भी हम केस स्टडी में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जब हम साइकोलॉजी की बात करते, साइकोलॉजी में जब हम केस स्टडी को देखते हैं तो वहां पे डिफरेंट क्लिनिकल सेटअप्स में भी रिसर्चेस कंडक्ट करने के लिए हम केस स्टडी को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो केस स्टडी है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है हमारी उसका पार्ट है, उसका एक टाइप है। वहां पे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट यूनिट्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करने का काम कर सकते हैं। और एक केस स्टडी जो है वो, जैसा मैंने आपको अभी बताया, कि डायरेक्ट अप्रोच के फॉर्म में भी ये काम कर सकती है। इट कैन बी टर्म्ड एज अ डायरेक्ट अप्रोच। जैसे आप डायरेक्ट किसी पर्सन के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, उनके लाइफ के को पूरी एक केस की तरह से उनकी पूरी लाइफ के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस रहे हैं, चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड और एल्डरली एज तक, उनके डिफरेंट डिफरेंट एज को स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि केस स्टडी के थ्रू हम इंडिविजुअल की स्टडी कर सकते हैं, इवेंट्स की स्टडी कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए तमाम तरीके की जो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने का काम है वो कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस की तमाम सारी पे बेस्ड केस स्टडीज हो सकती हैं, ठीक है। तमाम तरीके के जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी केस स्टडी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे केस स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से किस तरीके की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उनकी जो ग्रोथ हो रही है या जो उनका डिटोरिएशन अगर हुआ है। तमाम तरीके की केस स्टडी ऐसी भी हमारे पास होती हैं जहाँ पर हम इन जनरल मैं बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर साइकोलॉजी की बात ना करते हुए, कि इन जनरल तमाम तरीके के जो बिजनेसमैन हैं उनकी केस स्टडीज हम देख सकते हैं कि उनकी जो ग्रोथ है या जो डिटेरिएशन है, इसका जो कर्व है वो किस तरीके से, उसको हम देख सकते हैं। साइकोलॉजी की जब हम पर्टिकुलर बात करते हैं केस स्टडी के लिए, तो यहाँ पे जैसा बताया क्लिनिकल सेटअप में हम कॉमनली यूज करते हैं। जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है हमारी, वहाँ पर भी हम केस स्टडीज को कंडक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ के जॉब सेटिस्फैक्शन को स्टडी करने के लिए, उनके जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनको स्टडी करने के लिए, इस तरीके की केस स्टडीज़ हम कंडक्ट कर सकते हैं। और क्लिनिकल सेटअप में भी हम कॉमनली यूज़ करते हैं रिसर्चेस को कंडक्ट करने के लिए केस स्टडी मेथड जो है, इसको हम यूज कर सकते हैं।
आपको ये एक पर्टिकुलर केस है सपोज, अब जैसे आप फ्राइडियन थ्योरी पर अगर उसको देखते हैं, साइको एनालिटिक थ्योरी पर अगर बेस करके हम उस केस को स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि चाइल्डहुड इंफॉर्मेशंस कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो हम वो फिर चाइल्डहुड इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं और हम ये देखते हैं कि जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं पर्सन के, वो प्रेजेंट टाइम को उनके, या उनकी प्रेजेंट टाइम उनकी पर्सनालिटी को, उनके बिहेवियर को, उनके थॉट प्रोसेस को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं और हमारे एडल्टहुड होने पर, अडल्ट होने पर, या मिडिल एज में, या एल्डरली एज में हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करने का काम करते हैं। और कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कि ये कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है जो हमारे आज के बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है। तो केस स्टडी के थ्रू हम इस तरीके के जो केसेस हैं उनको भी प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम किस तरीके से रिसर्च में न सिर्फ क्वांटिटेटिव मेथड को यूज करते हुए, इवन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड को यूज करते हुए तमाम तरीके की जो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपनी रिसर्च को कर सकते हैं। कई बार एक जो मेजर और कॉन्स्ट्रेंट एज अ रिसर्चर जो मुझे समझ में आता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो है रिसर्च का, उसके बेसिस पर वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारी जो रिसर्च है वो एक पर्टिकुलर पेरिफ्री में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो बहुत सारे जो रिजल्ट है हमारा वो एक रिस्ट्रिक्टेड पेरिफ्री का रिजल्ट हमें मिलता है। ठीक है, हमने लोगों की जो सोच है, जो उनकी फीलिंग है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। स्ट्रक्चर्ड या स्टैंडर्डाइज टूल्स के थ्रू ही हम उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बियॉन्ड उनकी क्या थिंकिंग है, उसके बियॉन्ड उनकी क्या फीलिंग है, वो हम नहीं जान पाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो हमें क्वालिटेटिव रिसर्च में मिलता है। इसीलिए आज के समय में आप देखिए जो भी जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं उन पे तमाम तरीके की जो रिसर्चेस कंडक्ट की जाती है। कैंसर पेशेंट्स को लेके आज के टाइम में बहुत सारी रिसर्चेस कंडक्ट की जा रही हैं। मैंने खुद कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो कैंसर पेशेंट्स को लेकर किए हैं, काफ़ी पास से देखा है। तो हमने देखा है कि वहाँ पे आप क्वांटिटेटिव रिसर्च को यूज़ करके एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता है। उनकी क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे उनकी डिटोरिएट हो रही है, उनका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कैसे डिटोरिएट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू ज़्यादा बेहतर तरीके से एक रिजल्ट पा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हम जो देखना चाह रहे हैं उससे अलग भी हमें कुछ नई चीज़ क्वालिटेटिव रिसर्च में निकल के आए। तो आज के इस लेक्चर में हमने रिसर्च के जो दो तरीके हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, उनको जानने की कोशिश की है, उन पर बात की है और तमाम तरीके की जो जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है।